Hello everyone. Today we will discuss novel The Stone Angel. It was written by Margaret Lawrence. Margaret Lawrence is a Canadian novelist and short story writer, and this novel was published in 1964. Margaret is also a reputed regional writer, has been nominated for the Nobel Prize in 1982, and she is also famous for her pen name. पेन नेम अपने असल नाम की बजाय स्टीव लैनकेस्टर के नेम से भी वो लिखती थी. जॉनरा जो नॉवल का है हिस्टोरिकल फिक्शन है, जिसमें कनाडा के अंदर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जैसे ग्रेट डिप्रेशन और स्टॉक मार्केट क्रैश उसको डिपिक्ट करवाया. नरेशन टेक्निक फर्स्ट पर्सन नरेशन टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड इन दिस नॉवल, और जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया है, जिसमें जो मेमोरीज या ऑथर जो है डिपिक्ट कर रहा होता है पूरे सिनेरियो को इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशबैक या पिक्चर्स इन फॉर्म ऑफ मेमोरी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. सेम हैपन विद द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्रोटैगनिस्ट हु इज द 90 years ओल्ड लेडी. 90 साल की एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम हैगर करी शिपली है, एंड शी इज़ नरेटिंग हर मेमोरी इन इट. और खुद ही वो अपने प्रेजेंट में बैठे हुए जो है अपने जो पास्ट है उसको याद कर रही है. शी इज़ इन द नर्सिंग होम के अंदर है, और वो इस कंडीशन में है कि वो डेथ बेड पे है, और काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना ऐसी पर्सनालिटी जो स्ट्रॉन्ग है, और उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है बहुत ही सेल्फ प्राइड के साथ सेल्फ स्टीम के साथ गुजारी है, और अपने डिसीजंस पर कभी भी उसने रिग्रेट नहीं किया. लेकिन एट द बेड जो डेथ बेड होता है, बेड पर जब उसकी जो डॉटर इन लॉ है डोरिस एंड मार्विन जो बेटा है उसे नर्सिंग होम में एडमिट कर देता है, तो वो बैठे वो सारी जो मेमोरी है उसको रिमाइंड कर रही है पास में वट एवर हैपेंड विद हर. टाइटल ऑफ दिस नॉवल इज अरोनिक. द स्टोन एंजल इज अ मॉन्यूमेंट दैट द हैगर्स फादर जेसन करी गेट्स टू स्टैंड ओवर द सिमेट्री ऑफ हिज वाइफ. अब वो क्या करता है, जब बर्थ होती है हैगर करी की, तो उस वक्त उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तो बग़ैर माँ के वो ब्रॉटअप होती है, और उसकी जो हाउसकीपर होती है आंटी डॉल वो उसे ब्रॉटअप करती है. अब यहाँ पे होता है उसका फादर जो होता है जो जेसन करी होता है वो एक बिजनेसमैन है, और वो क्या करता है एक सिमेट्री जो होती है उसमें एक स्टैचू जो होता है स्टोन एंजल के क्रेविंग हुई होती है, ब्लाइंड आई होता है, उसको वहाँ इरेक्ट करवा देता है. ठीक है, तो बेसिकली दिस स्टोन इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ फेमिनिन सेंसिबिलिटी एंड आल्सो स्टैंड फॉर द फैमिली प्राइड. करी फैमिली के प्राइड ऑनर को रिप्रेजेंट करता है. और इसी तरह अगर सेटिंग को देखें तो एक फिक्शनल टाउन है मानावा का मानीटोबा, उसको उसने सेटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है. और अगर आप ऑथर की पर्सनल लाइफ को देखें तो उसने ये ज़्यादातर डिपिक्शन जो है जो सेटिंग है अपने जो नेटिव टाउन है निपावा वहाँ से जो है इंस्पायर्ड होकर लिखी है, पार्शली वहीं से ली है. नरेशन इंक्लूड ऑल द इंसिडेंट ऑफ हर लाइफ ऑफ अ परफेक्ट लेडी. किसकी बात कर रहा है? इट्स अबाउट द हैगर करी. शी स्ट्राइव टू कंसील हर इमोशन. सारी ज़िंदगी एक ऐसी औरत जो अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखती है, अपने इमोशन को लोगों के सामने नहीं लाती, अपने आप को मजबूत ज़ाहिर करती है, और अपनी पर्सनालिटी को एक करी फैमिली का कहते हैं ना एक रुकन के तौर पर साबित करती है, फेवरेट चाइल्ड के तौर पे, जो उसकी जो कहते हैं ना उसकी ट्रेडिशन और वैल्यूज़ उसको लेके चल रही है. सारी ज़िंदगी अपने नाम की जो कहते हैं ना लाज रखती है, और अपनी बिल्कुल अपने ये सारी जो क्वालिटीज़ है उसने अपने बाप से ली होती है, जैसन करी से ली होती है. ठीक है, ये बेसिकली अब आपको मैं प्रेजेंट से पास्ट में लेके जाना है मैंने. She becomes a victim of the post-war Canada, and where she follows certain emotional restriction to preserve her pride. इस टाइम पीरियड post-war modern post-war कनाडा का जो टाइम पीरियड उसको डिपिक्ट करती है जब लोग अपनी इमोशंस को सप्रेस्ड करते हैं. और इसके अलावा जो मानावाका एक ऐसा टाउन है जहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहन में रखें. एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा सोशल क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो पोस्ट मॉडर्न इज़ अ मूवमेंट दैट लुक डाउन अपॉन the traces of the traditional and historical value that have been deteriorated looked down upon. अब इसने पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट ने इसने क्या रिवाइव किया ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल वैल्यू को, उनको इंपॉर्टेंस दी है. डिफरेंट करेक्टर्स को देखें. जेसन करी है जो कि फादर है हैगर का. आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर जो है हाउसकीपर जो है आंटी डॉल उसको टेक केयर कर रही है, उसकी फेवरेट चाइल्ड है जेसन करी की, और बिकॉज उसे ये फील होता है उसके अंदर मोर गट्स हैं एज कम्पेयर टू हिज सन्स जो मैट और डैन करी हैं वो उसके मुकाबले में. जो जेसन करी होता है वो सेल्फ मेड पर्सन होता है, हार्ड वर्किंग होता है, इंटेलिजेंट मैन होता है, खुद अपने बलबूते पर अपना बिजनेस सेट करता है,
वो चाहता है कि इन फ्यूचर में उसकी जो बेटी हैगर है वो उसके बिज़नेस को रन करे। इसी वजह से वो जब उसको तालीम, जो बिज़नेस की तालीम हासिल करने की अपॉर्चुनिटी अपने बेटों की बजाय अपनी जो बेटी होती है हैगर करी, उसको ये प्रोवाइड करता है। लेकिन होता ये स्टोरी के अंदर कि जो हैगर होती है वो डिसाइड करती है कि मैं बिज़नेस के बजाय टीचर बनूंगी और ईस्ट की तरफ मूव करूंगी। बेसिकली वो ये कंसिडर करती है दिस इज़ द वे टू कंट्रोल हर लाइफ। उसका जो बाप है उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। जो जेसन करी है ही इज़ इमिग्रेंट, और ये आया स्कॉटिश है जो कि कनाडा के अंदर आबाद हुए हैं, और वो अपने वैल्यूज़, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। और आपको पता है जब लोग मिनॉरिटी में या कम्युनिटी बेस पर रह रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, तो अपने वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेम हैपेंड विद जेसन करी। अब मैट जो करी है इज़ अ सन ऑफ जेसन, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वो हमेशा अपनी सिस्टर को डिसलाइक करता है। रीजनिंग क्या है, फादर की सारी तवज्जो का जो मरकज़ होते हैं उसकी बेटी हैगर करी होते हैं। और लेकिन जो होता है मैट जब वो 20s का होता है उसकी डेथ हो जाती है इन्फ्लुएंजा की वजह से। और जो बड़ी ही रिजेंटफुल फीलिंग अगेंस्ट हर सिस्टर वो रखता है। इसी तरह डैन करी होता है, वीक चाइल्ड ऑफ जेसन होता है, जो कि एक आइसी वाटर या फ्रोजन जो पॉन्ड आप कह सकते हैं, तालाब जो होता है ना, उसके अंदर वो गिर जाता है और उसकी वजह से उसे निमोनिया हो जाता है। उस टाइम के अंदर उसे टेक केयर की ज़रूरत होती है। अपनी माँ को वो याद करता है, और इस मौके पर जो उसका भाई होता है मैट, वो उसे हैगर को कहता है कि तुम जो है मफरल वगैरह बांध के, शॉल वगैरह, जिस तरह उसकी माँ हौसला दो अपने भाई को। लेकिन वो इनकार कर देती है बिकॉज शी इज़ सच काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जो कि दूसरों के लिए सिंपथी और एम्पथी नहीं रखती। ठीक है, जस्ट लाइक हर फादर जैसन। अब हैगर करी जो है, अब जो प्रेजेंट टाइम में उसकी एज 90 साल हो चुकी है। अब ऐसा होता है कि वो बातें सुन लेती है अपने बेटे मारवन की और अपनी जो बहू डोरस है उसकी, कि वो कहते हैं कि अब हम मज़ीद इनको जो है टेक केयर नहीं कर सकते, हमें बेहतर है उसकी बहू कहती है कि हम इन्हें नर्सिंग होम में भेज दें, बेहतर तरीके से टेक केयर कर दें। और क्योंकि अक्सर वो बेड जो होती है वेट कर देती है, इसी के बुढ़ापे की वजह से जैसे नींद में चलना शुरू, इस किस्म के उसके मसले मसाइल होते हैं, उसके लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जब वो सुनती है वो घर से भाग जाती है। ठीक है, अब जब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से अब आपने इसके पास्ट की तरफ मूव करना है। साथ साथ मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। वहाँ पे इसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर आदमी होता है उसके साथ होती है, मारे एफ ली होता है। ठीक है, वो वहाँ पे एक शेडो पॉइंट होता है रूरल एरिया में, जो डीप फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है। कैनरी जो एरिया होता है वहाँ पे, और फिर वो अपनी जो इमोशंस और फीलिंग को शेयर करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट होता है जब ना जो हैगर करी होती है 90 साल की जो बूढ़ी औरत होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो शेयर करती है किस तरह उसने अपने बेटे को खो दिया। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखें हैगर जो है उसके 2 बेटे हैं हैगर करी के। एक जो बेटा है वो है जॉन, और जिसकी डेथ हो चुकी है, और दूसरा बेटा जो है मार्विन है, जो कि उसकी टेक केयर कर रहा है, और जो नर्सिंग होम में अपनी, और जो डिस्कशन कर रहे हैं डोरिस के साथ, अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपनी माँ को नर्सिंग होम में शिफ्ट करने की। अब जो जो स्ट्रेंजर होता है वो जाके सारा वेयर अबाउट्स जो है उसके बेटे को बताता है मार्विन को, और वो पुलिस को लेके आते हैं। और इस तरह जो है अपनी माँ को सर्च आउट करते हैं। वहाँ इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसे सर्दी लगती है, और फिर वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, और इस तरह सारी उनकी टेक केयर जारी रहती है। यहाँ डिफरेंट और कैरेक्टर्स भी हैं। सांद्रा जो होती है वो एक ऐसी लेडी होती है जो फर्स्ट टाइम हैगर के साथ अपना जो है ये हैगर का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि वो अपना सेमी प्राइवेट जो वार्ड होता है उसके साथ सैंद्रा के साथ शेयर करती है, उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करती है। एक ऐसी औरत जो सारी ज़िंदगी अपने लोगों के साथ लव डेवलप नहीं कर पाती, ना सिंपैथी एम्पैथी जैसे इमोशंस रखती है। इसी वजह से उसके और फैमिली के दरमियान हमेशा एक गैप क्रिएट रहता है, और वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम शी बिकेम लाइक अ जेसन करी। अब एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ब्रैम्पटन शिपली, जिसे ब्रैम भी कहते हैं। ब्रैम्पटन शिपली जो होता है एक ऐसा बंदा होता है जिसे जो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैगर होती है वो अपनी जवानी में शादी करती है। अब वो बेसिकली चाह रही होती है आज़ादी हासिल करना चाहती है अपने बाप से। बाप क्या सोच रहा होता है कि वो जो शॉप है उसकी ना अकाउंट्स को ये संभालेगी, लेकिन ऐसे नहीं करती, और ये जो है इसके साथ ब्रैम्पटन शिपली इसके साथ शादी कर लेती है। ऑलरेडी मैरिड होता है, उसके 2 बच्चे होता है, छोड़ चुका होता है, और इसके बाद वो उसके साथ जो है
शादी कर लेती है और 14 साल उससे बड़ा होता है, लेकिन ऐसा बंदा होता है जो ना तो हार्ड वर्किंग होता है, ड्रिंकिंग करता है, लोअर क्लास से बिलोंग कर रहा होता है, और उसके स्किल ज़्यादातर डांसिंग वगैरह से रेलिवेंट होते हैं। सो इस किस्म का बंदा, और जो करी फैमिली हु बिलोंग्स टू इन अ वेरी गुड सोशल पोजीशन इन द सोसाइटी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो जैसन करी होता है, अपनी जितनी भी इनहेरिटेंस, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, वो अपनी बेटी को शिफ्ट करने की बजाय जो है चैरिटी में दे देता है, अपने मानवा का जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरह डैन करी होता है जो कि एक वीक चाइल्ड होता है, और वो भी, उसकी भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो एक फ्रोज़न पॉन्ड के अंदर गिर जाता है और ठंड लगने की वजह से नमोनिया हो जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल डिस्कस अबाउट देम। थीम, चॉइसेस एंड आइडेंटिटी। सबसे पहले थीम, चॉइसेस एंड किस तरह throughout the novel protagonist Hagar reflect the past 1960s time and her struggle against the unhappy, embarrassing, undignified present। अब जो सिचुएशन है, इस ये डिपेंडेंट होना पड़ता है इसे अपने बेटे पर, बहू पे, और यहाँ पे जो जिस हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जहाँ टेक केयर है, वहाँ पे से अपने आप को ऐसा फीलिंग होती है कि जैसे दूसरे लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो कि शी स्पेंड द टाइम विद अ फ्री स्पिरिट, शी अटेम्प्ट्स टू फिगर आउट हाउ शी अराइव्ड एट द मोमेंट शी इज़ इन। वो याद करती है कौन से ऐसे डिसीजंस हैं, लेकिन अगर देखा जाए उसके डिसीजंस हैं जो इस मकाम तक लेकर आते हैं। ऑथर बेसिकली ये बताना चाह रही है इंसान के जो डिसीजंस होते हैं वो उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। So Hagar tried to recall something truly free that she's done in the 90 years. Hagar looks upon the choices she had made. Margaret Lawrence shows his swiftly and often slyly. And एक कहते हैं ना, बड़ी होशियारी के साथ वो बता रही है द चॉइसेस पीपल मेक बिकम देयर आइडेंटिटीज एंड अल्टीमेटली आर्ग्यूज दैट एवरी पर्सन इज अल्टीमेटली द सम ऑफ द डिसीजन दे हैव मेड। जो भी वो डिसीजंस करता है उसके बाद उसकी वही एक पहचान डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे वो अपने बाप की कहे बगैर वो बिज़नेस वो कंटिन्यू करना चाहती है, वो टीचर बनना चाह रही है। फिर इसी तरह वो अपने बाप की उनकी कहते हैं ना मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है ब्रैम के साथ शिपली के साथ शादी कर लेती है, और डिसइनहेरिटेंस फ्रॉम हर फादर जैसन करी विल का बायस बनती है। इसी तरह वो अपनी जो बेटे जो था जॉन था, और उसकी एरोलिन जो उसकी वाइफ होती है, उसे अप्रूव नहीं करते, और फिर उसका जो है एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। So she became the teacher and she leave her hometown to the east where she can have a more freedom agency। चाह रही है उस सारे माहौल से बगावत करना चाह रही है instead of joining her father business। अगर हम कोट देखें इस लाइंस फ्रॉम दिस नॉवल, लुकिंग वंडरिंग हाउ अ पर्सन कुड चेंज सो मच, नेवर सी इट so gradually it happens, my hair was grey and straight, I always cut it myself, the face a brown and leathery face that was not mine। अपने आप को जब देखती है तो कहती है, पहचान ही नहीं पाती कि ये वही है जो बड़ी ही प्राइड सेल्फ स्टीम वाली खातून। इसी तरह वुमेनहुड को देखें तो हमेशा ऐसा होता है कि जो सोसाइटी और इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं जो डीवैल्यूएट करती हैं, डीवैल्यूज़ करती हैं, ओप्रेस करती हैं वुमेन को, एज वेल एज ऑल द वे इन विच दोज फोर्सेस कैन ड्राइव द वुमेन टू मेक द पुअर चॉइसेस। मजबूर करती हैं, जैसे कि हैगर शिपली के साथ हुआ कि उसे एक ड्रिंकिंग करने वाले का और लेस हार्ड वर्किंग और लोअर सोशल क्लास वाले बंदे से शादी करनी पड़ी, पुअर चॉइसेस। और वह क्या करता है कि तंग आके, मुश्किल से गुजारा होता है उसका, और तंग आके जो है सेपरेशन हो जाती है, और वो अपने दोनों बेटों को लेके जो है कोस्ट एरिया में जाके सेटल डाउन हो जाती है, अपना जो है एरिया छोड़ के, टाउन से दूर। Hagar struggled against the traditional womanhood. She wanted to freedom from boring, undignified and traditional feminine life। ज़ाहिर हमेशा से एजेंसी उसके करेक्टर में आपको नज़र आती है, चाहे शी वॉज द डॉटर ऑफ जैसन करी एंड वेदर शी इज़ द वाइफ ऑफ द ब्रैम शिपली। बोथ कंडीशंस में आपको उसकी एजेंसी और फ्रीडम, एक औरत जो चाह रही होती है अपनी डिज़ायर, और जिस तरह सोसाइटी उस पर प्रेशर बिल्डअप करती है, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह थीम है फैमिली लव एंड रिजेंटमेंट। हैगर फैमिली फोस्टर पेन, सफरिंग, एंगर, कन्फ्यूजन एंड रिजेंटमेंट इंस्टेड ऑफ लव एंड कंफर्ट, लाइक हर रिलेशनशिप विद हर फादर एंड ब्रदर। कभी भी उसका रिलेशनशिप कितना है, मतलब कभी फैक्शन में नहीं बदला, लव में नहीं, चाहे उसका एज अ डॉटर के तौर पर जैसन करी के साथ रिलेशनशिप अपने ब्रदर्स के साथ था, अपने बेटों के साथ जॉन और मार्विन के साथ कभी एक
प्रॉपर जो है फैमिली लाइक रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप हुआ। यही बताना चाह रही ऑथर कि हमेशा हर चीज़ जो होती है ना बड़ी ही प्रिटी और बड़ी प्लेजेंट नहीं होती, सिचुएशन मैटर कर रही होती है। सम टाइम आप फोस्टर हुए होते हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो क्वाइट हार्ड हार्श होता है और क्रूल भी होता है। सेम हैपन इन द प्रेजेंट डे टाइमलाइन सेट्स इन 1960 ड्यू टू द ओल्ड एज शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स द फिजिकल एंड मेंटल डिक्लाइन। ठीक है, एंड हर सन मार्वन एंड डॉटर इन लॉ डोरिस डिसाइडेड टू सेंड हिम नर्सिंग होम ड्यू टू द stubborn and poor attitude and frequent falls and bedwets, and she was also aware that she has given the hard time to her son over the years। ऐसा होता है जब डिस्कशन हो रही थी नर्स के साथ तो उसका बेटा मार्विन कहता है शी इज़ अ होली टेरर। सुनकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है कि वट शी हैज़ डन विद हर सन और मार्विन के साथ, और उसकी थॉट्स कैसी हैं। हैगर स्टिल अवेक in her room she plainly overheard the exchange and resentment she has inspired in him, and yet at the same time और क्या करती है, ये मौका होता है जिस जो उसकी जो तमाम चीज़ें हैं उसकी इमोशंस और फीलिंग्स को कहते हैं ना एक मौका मिलता है, लावे की सूरत में बाहर आती हैं। और वो कहती है लिसनिंग आई फेल लाइक इट इज़ मोर देन आई कुड नाउ रीजनेबली हैव एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द लाइफ, फॉर ही हैज़ स्पोकन विद सच एंगर एंड सच टेंडरनेस। किस तरीके से उसकी जो फीलिंग अपने बेटे की अपनी माँ के लिए फीलिंग थी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है। और एट द एंड ऑफ द नॉवल क्या ये होती है अपने बेटे से अपोलोजाइज करती है उसके बिहेवियर और बताती है कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अपने जो बेटा है उससे वो मोहब्बत अपने जो दूसरे बेटे जॉन से भी ज़्यादा करती है, और अपनी डेथ से पहले इस सब चीज़ों को वो क्लियर अप करती है, अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करती है। इसी तरह सिंबल्स को देखें, वाटर, तमाम जो लाइफ होती है ना जो हैगर होती है, आप उसकी पास्ट लाइफ देखें, प्रेजेंट लाइफ देखें, कहीं पे भी आपको रोती नजर है। सिर्फ एक पॉइंट होता है जब वो शेडो पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंजर के साथ मिलती है और वो रोती है। सो वाटर इज अ सोर्स ऑफ प्यूरिगेशन, प्योरिफिकेशन का एलिमेंट होता है। इन द लास्ट सीन ऑफ द नॉवल मार्वन गिव्स हर अ ग्लास ऑफ वाटर विच द इंसिस्ट ऑन ड्रिंकिंग हर सेल्फ विदाउट द असिस्टेंस। देता है बेटा, कहता है माँ को, तो कहती है नहीं मैं तुम्हारी मदद के बगैर, क्योंकि एक सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ प्राइड होती है उसकी सारी ज़िंदगी। ये एक तरह से प्योरिफिकेशन मरने से पहले जो होता है वो। साथ ही नॉवल का एंड यहाँ पे होता है कि जो ट्रेन ऑफ थॉट्स होता है कट ऑफ हो जाती है यहाँ पे आके, कि या प्योरीफाई हो जाती है उसकी जो पर्सनैलिटी, उसकी स्पिरिट। इसी तरह पोम्स की बात करें, एट ए डिफरेंट मोमेंट इन द नॉवल सच एज द वर्ड्स अबाउट द ओल्ड मैक विच शी सेज टू ब्रिंग हर करेज वाइल इन द एबेंडेंट हाउस। ऐसा घर जिसने उसे निकाल, वो प्लानिंग कर रहे हैं नर्सिंग। हकीकत ये है कि वो उसके एटीट्यूड की वजह से और उस बार बार जो है उसको जो प्रॉब्लम्स फेस उसको बेटर टेक केयर के लिए नर्सिंग होम में भेजना चाह रहे होते हैं। इट इज़ द मिस्टर ट्रॉयस हाइम रिक्वेस्टेड बाय द हैगर दैट मूव्स हर टीयर्स। आप हमेशा याद रखें जो हमद होती है, तारीफ होती है जब अल्लाह ताला की या आप गॉड की तारीफ कर रहे होते हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप स्ट्रेंथ ले रहे होते हैं। इंस्पिरेशन जो होता है, रिलीजन इज़ ऑलवेज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसी तरह वो हाइम्स को पढ़ती है, पोम्स को पढ़ती है और इंस्पिरेशन लेती है, और इसी तरह मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं सेम। इसी तरह अगर आप फिजिकल रिस्ट्रेन को देखें तो बेसिकली वो जो है एक हॉस्पिटल है उसके अंदर एक अपने आप को बाउंड महसूस कर रही थी। वो ऐसी खातून जो कि कभी भी कोई बंदा उसके डिसीजंस में उसे कंट्रोल नहीं कर सका, ना उसका बाप ना उसका हस्बैंड उसे कभी भी शक्ल में कभी कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन अब यहाँ पे लोग जो है मैनिपुलेट कर रहे थे। वो कहता है, डॉक्टर कहती है हकीकत ये है कि दूसरे लोग नहीं, वो जो फिजिकल उसका जो रिस्ट्रेन थे वो उसके कंट्रोल का बायस नहीं था। ये जो उसकी कंडीशन और ये सारी थी उसके अपने डिसीजन थे उसे यहाँ तक लाए। एक ब्रैम शिपली के साथ शादी, दूसरा उसकी चॉइस जो अपने फादर के अगेंस्ट जाकर बिजनेस को छोड़कर टीचिंग को अडॉप्ट करती है। इसी तरह अगर सिंबल द करी पिन होती है, एक ऐसी पर जो पिन होती है, ये ब्रॉच टाइप जो चीज़ होती है, वो जो थे करी ने अपनी जो बेटी हैगर थी क्योंकि फेवरेट डॉटर थी उसको वो दिया हुआ था निशानी, जो जनरेशन टू जनरेशन जो थी अपने उस चाइल्ड को दी जाती थी जो कि फेवरेट होता, जो कहते थे कि वो हमारे जो इनहेरिटेंस या अपनी वैल्यूज़ ट्रेडिशंस को लेकर चलेगा। सो बेसिकली parents approve of their accomplishment। इसी तरह it also shows the Hager's attachment to her personal belonging and she wanting to have a good relationship with her son John and Marvin। फ्लावर्स थे उसमें, फ्लावर्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। फ्लावर्स इज अ सिंबल ऑफ द लाइफ एंड हैगर हैज अ ओन गार्डन दैट she tried to maintain, but eventually they choke. Hager's dark life when she stepped foot in the town with her son and saw the curry park became outrage. It has
Same happened which when she reached at the old age and needs the people to take care of her. वो बिल्कुल ऐसी मिसाल थी कि वो एज पर थी 90 ईयर्स की एज में और दूसरों की मोहताज थी. बर्ड इज इसमें एक खास सिंबल है. जैसे कि हैगर कहती है, अ बर्ड इन द हाउस मीन डेथ इन द हाउस, के अब जो मौत है वो आने वाली है, घर के अंदर एंटर हो रही है. इट मीन्स दैट द डेथ विल कम सून, डेथ ऑफ हैगर. हॉस्पिटल में वो डेथ बेड पर ही है. There is a seagull that got into her room, so the death is on the way. अगर हम conclusion करें, her life, Hagar's life was full of pride and guilt. Throughout of her life she tries to live like a curry name. Although कि उसने वो समझ रही थी कि उसको छोड़ दिया, लेकिन वो गिल्ट के साथ जिंदा थी और इसी वजह से अपने किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी. एक शेल उसने डेवलप किया था अपने इर्द गिर्द. एंड इवन शी रेफर्स हर फादर द सेल्फ मेड मैन हु हैड पुल्ड हिमसेल्फ बाय द बूट स्ट्रैप्स. और इसी तरह नॉवेलिस्ट यूजेस द प्रोटैगनिस्ट हैगर टू शो द बिटरनेस लॉन्गिंग फॉर रिलेशनशिप शी कुड नॉट अटेन ड्यू टू द अनविलिंगनेस टू एक्सप्रेस द इमोशन एंड रेवरेंस. हमेशा होता है जब आप लोगों को अपने इमोशन फीलिंग्स, लोग जो है आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते जाते हैं और आपका जो उनका रिलेशनशिप होता है स्पॉइल हो जाता है. इज द रिजल्ट ऑफ कंटेम्पलेटिंग पास्ट हाउ दीज थिंग्स डेवलप द पर्सनैलिटी लाइक हैगर कैरेक्टर. एट लास्ट शी apologized विद हर सन, जैसे कि मार्वन मैंने आपको बताया था, और एक्सप्रेस हर इमोशन. ये वो लास्ट मोमेंट से जो उसने अपने बेटे के साथ स्पेंड किया. शी टुक द ग्लास वाटर एंड हर ट्रेन ऑफ थॉट्स कट्स आउट. दिस इज ऑल अबाउट दिस नॉवल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नॉवल.